पूर्व से पश्चिम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज एट 10 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें, जिसमें मुख्य तौर पर बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे को लेकर, जहां पर वो कई कार्यक्रमों में आज शिरकत करेंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो री इन्वेस्ट समिट 2024 का जो उद्घाटन सत्र है उसको भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा 3 दिनों का ये सत्र होगा। उसके साथ ही अहमदाबाद में करीब 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात आज गुजरात वासियों को देने वाले हैं। इसके साथ ही और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं और क्या कुछ वो प्रोजेक्ट है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन साथ ही अन्य खबरों की अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनावों का भी हम जिक्र करेंगे। अगले 1 घंटे में बात करेंगे जम्मू कश्मीर को लेकर, क्योंकि वहां पर जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में पहले चरण के मतदान का आज अंतिम चुनाव प्रचार है। आज आखिरी चुनाव प्रचार है। आज चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। इस पर भी करेंगे चर्चा और इसके साथ ही रुक करेंगे अन्य तमाम खबरों का भी, बात करेंगे मौसम से जुड़ी खबरों की भी। लेकिन सबसे पहले न्यूज़ एट 10 की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर में चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो का करेंगे उद्घाटन। नवीकरणीय ऊर्जा समेत भविष्य के ऊर्जा समाधानों पर होगी चर्चा। पीएम मोदी आज गुजरात को देंगे 8,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात। ऊर्जा, सड़क और आवास से जुड़ी हैं परियोजनाएं। देश को आज मिलेगी पहली वंदे मेट्रो ट्रेन। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज शाम थमेगा चुनावी प्रचार। चुनाव घाटी में गृह मंत्री अमित शाह आज 3 जनसभा को करेंगे संबोधित। हरियाणा में नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन। पश्चिम बंगाल पर बने गहरे दबाव के कारण मौसम विभाग का बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश का अनुमान। उत्तर प्रदेश में बारिश के कारण कई नदियों का बढ़ा जलस्तर। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर के गोल्फ क्लब के बाहर चली गोली। ट्रंप सुरक्षित, मौके से मिली AK-47 जैसी असॉल्ट राइफल, पकड़ा गया संदिग्ध। मध्य यूरोप में बोरिस तूफान के कारण आई बाढ़ से अब तक 8 लोगों की मौत। चेक गणराज्य में 10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। ऑस्ट्रिया, रोमानिया और पोलैंड में भी तूफान ने मचाया कहर। हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में गत विजेता भारत का सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से सामना। आज दिन के पहले सेमीफाइनल में मेजबान चीन का पाकिस्तान से होगा मुकाबला। और देश भर में मिलाद उन नबी, आज पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन की याद में मनाया जा रहा है त्योहार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। तो चलिए इसी के साथ खबरों में बढ़ेंगे आगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर में चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो यानी री इन्वेस्ट 2024 का उद्घाटन करेंगे। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में नवीकरणीय ऊर्जा निर्माण और उपयोग में भारत की प्रगति पर चर्चा होगी। 3 दिवसीय सम्मेलन में दुनिया भर के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। उपस्थित लोग मुख्यमंत्री स्तरीय बैठक, CEO गोलमेज सम्मेलन और अभिनव वित्त पोषण, ग्रीन हाइड्रोजन और भविष्य के ऊर्जा समाधानों पर विशेष चर्चा सहित एक व्यापक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और नॉर्वे भागीदार देशों के रूप में भाग ले रहे हैं। गुजरात राज्य मेजबान राज्य है और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्यों के रूप में हिस्सा ले रहे हैं। शिखर सम्मेलन में भारत की 200 गीगावाट से ज्यादा स्थापित गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता की उल्लेखनीय उपलब्धि में महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। एक प्रदर्शनी होगी जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियां, स्टार्टअप और प्रमुख उद्योग कंपनियों के अत्याधुनिक नवाचारों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस सम्मेलन से पहले गांधीनगर में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के अहमदाबाद में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऊर्जा, सड़क और आवास और अन्य तमाम क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे और खंड 1 मेट्रो स्टेशन से गिफ्ट सिटी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी भी करेंगे। विकास परियोजनाओं के तहत प्रधानमंत्री समाख्याली, गांधीधाम और गांधीधाम आदिपुर रेलवे लाइनों को चौगुना करने, एएमसी अहमदाबाद से प्रतिष्ठित सड़कों का विकास और बकरोल, हाथीजन, रामौल और पंजरपोल जंक्शन पर पुलों का निर्माण सहित कई प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 30 मेगावाट की सौर प्रणाली का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम वित्तीय सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के सिंगल विंडो आईटी सिस्टम का भी शुभारंभ करेंगे। वहीं साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 30,000 से ज्यादा घरों को मंजूरी देंगे और इन घरों के लिए पहली किस्त भी जारी करेंगे। साथ ही पीएमएवाई योजना के तहत घरों के निर्माण का भी शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा वो भुज से अहमदाबाद तक भारत की पहली वंदे मेट्रो और नागपुर से सिकंदराबाद, कोल्हापुर से पुणे, आगरा कैंट से बनारस, दुर्ग से विशाखापत्तनम, पुणे से हुबली सहित कई वंदे भारत ट्रेनों एवं वाराणसी से दिल्ली तक पहली 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टो इस वक्त जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से, सीधा उनका रुख करते हैं। विशाल, जिस तरीके से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो लाभार्थी हैं उनसे भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे, साथ ही उसके बाद में समिट में भी शामिल होते हुए नजर आएंगे, उद्घाटन सत्र को भी संबोधित कर सकते हैं। देखिए कृतिका, मैं आपको बता दूं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और प्रधानमंत्री हमेशा अपने जन्मदिन पर कुछ ना कुछ नायाब रिटर्न गिफ्ट देते हैं और इस बार तो एडवांस में दे रहे हैं। और गुजरात के लिए 8,000 से ज़्यादा विकास परियोजनाओं का आज लोकार्पण करेंगे या शिलान्यास रखेंगे प्रधानमंत्री। आज सबसे पहले पीएम सूर्य मुफ्त घर बिजली योजना के लाभार्थियों से वो मिलेंगे जो गांधीनगर में स्थित है और गांधीनगर में वो एक कॉलोनी में जाएंगे और वहाँ के लोगों से रूबरू होंगे। ये एक मौका होगा लोगों का अपने स्थानीय नेता से मिलने का, क्योंकि प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और गुजरात के लोग प्रधानमंत्री को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं लेकिन गुजरात से उनका एक विशेष नाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जाएंगे और मेट्रो रेल का उद्घाटन करेंगे। गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है उसमें सबसे ज़्यादा ऑफिसेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच की जो दूरी है वो पीक आवर्स में 1.25 घंटे तक हो जाती है। तो उस दूरी को कम करने के लिए ये जो मेट्रो रेल चलाई जा रही है गांधीनगर सेक्टर 1 से, जिसका आज हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री जिसको देश को समर्पित करेंगे, गुजरात को समर्पित करेंगे, वो सेक्टर 1 गांधीनगर से जाएगी मोटेरा और गिफ्ट सिटी को कनेक्ट करेगी। इसके अलावा वो वंदे भारत ट्रेन का भी उद्घाटन करेंगे, उसको हरी झंडी दिखाएंगे और वो जाएगी भुज के लिए। और साथ में प्रधानमंत्री जो पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए भी लोगों को अपने घर देंगे। तो ये तमाम बड़ी चीज़ें आज होने जा रही हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इवेंट यहाँ पर रखा गया है गांधीनगर में, जिसका नाम है 4th ग्लोबल रीन्यूएबल एनर्जी समिट और एक्सपो है उसमें। इसके अंदर विदेशों से एक्सपर्ट्स आएंगे जो इस बात पर जोर देंगे कि क्यों गुजरात एपिसेंटर है जब हम रीन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो, और ख़ास तौर से सोलर एनर्जी में गुजरात ने पूरे देश में अव्वल स्थान हासिल किया है। कृतिका जी, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं गुजरात को कई सारी आज परियोजनाएं भी मिलने जा रही हैं, जिसमें आवास योजना के लाभार्थियों को भी कई सारी सौगात आज मिलेगी, उनके अपने घर होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी का यह सपना होता है अपना घर का, और आज ये सपना कईयों का पूरा भी होने वाला है। विशाल, बिल्कुल ठीक कहा आपने कृतिका। और देखिए जो प्रधानमंत्री का विज़न है उनका हमेशा से विज़न रहा है कि ईज़ ऑफ लिविंग कैसे हो, चाहे वो ईज़ ऑफ लिविंग अर्बन एरिया में हो, शहरी इलाके में। हमने देखा किस तरह से ये जो ट्रैफिक कंजेशन है उसको कम करने के पीछे मेट्रो का ये आज का उद्घाटन है, और साथ में कैसे पोल्यूशन कम किया जाए, क्योंकि इंडिया पेरिस कन्वेंशन का सिग्नेटरी है और इंडिया ने ये वादा किया है कि वो कार्बन कंटेंट को कम कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे 2070 तक।
इसके अलावा ना सिर्फ शहरों के लोगों की उनको फिक्र है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी लोगों के पास, गरीब लोगों के पास अपना घर होना चाहिए। इसलिए पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत आज बहुत से लोगों को अपना घर मिलेगा, अपना घर, अपनी छत। इससे ज़्यादा सुकून आपको क्या मिल सकता है ऐसे वक्त में जब भारत के पास लगातार बढ़ती हुई पॉपुलेशन है। इनफैक्ट हम लोग लार्जेस्ट पॉपुलेशन बन चुके हैं। ऐसे में सरकार सभी लोगों का ध्यान रख रही है। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास से ये जो है विजन प्राइम मिनिस्टर का पूरा होता हुआ दिख रहा है भारत के लिए, और यही है नए भारत की उभरती हुई तस्वीर। कृतिका। विशाल, प्रधानमंत्री आज मेट्रो रेल की सवारी करते हुए नजर आएंगे और साथ ही आज देश को पहली वंदे मेट्रो रेल भी मिलने जा रही, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले भी किया था। देखिए कृतिका, जो वंदे भारत जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है वो ये है कि सुपर फास्ट ट्रेन्स मुहैया कराई जाए जो शहरों को जोड़े, और सुपर फास्ट ट्रेन की ही दिशा में एक और सुपर फास्ट ट्रेन जिसको हम वंदे भारत कहते हैं, जो मेक इन इंडिया का एक नायाब नमूना है, वो भुज को जोड़ेगी। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप होगा गुजरात के लिए, क्योंकि कनेक्टिविटी एक सबसे बड़ा इशू रहता है। रोड कनेक्टिविटी पर सरकार का ध्यान है ज़रूर, लेकिन अगर हम सुपर फास्ट कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो एयरवेज़, रोडवेज़ और अब वंदे भारत बतौर इंडियन रेलवेज़ का ये एक बहुत अच्छा कदम है, जिसको हम मेक इन इंडिया के तौर पे पूरी दुनिया जानती है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, कम्यूटिंग, कैसे आप अपने दफ्तर तक जल्दी से पहुँच सके, कैसे आप ट्रांसपोर्ट एक शहर से दूसरे शहर कर सके। इसके अलावा आपके पास है वो गाँव में हो चाहे शहर में हो, आपके पास अपना मकान हो, हम बात करें गरीब लोगों की, तो ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री के रडार पर हमेशा रहती हैं। और कल प्रधानमंत्री अपना जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, तो इससे पहले आज जो रिटर्न गिफ्ट देने जा रहे हैं 8,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे या उसकी नींव रखेंगे। ये एक बहुत बड़ा दिन है गुजरात के लिए। कृतिका। जी विशाल, अगर इस समिट की अगर हम बात करें तो री इन्वेस्ट समिट 2024 जो है उसमें सीधे तौर पर भारत के तो कई सारे राज्य इसमें शामिल हो ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कई अन्य देश भी आज इसमें शामिल होते हुए हमें नजर आएंगे और 3 दिनों की ये समिट रहेगी। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स आपके पास में है और इस समिट से सीधे तौर पर क्या कुछ फायदा हमें मिल सकता है आगे आने वाले समय में? देखिए भारत जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सोलर अलायंस किया, उसमें 100 के करीब देश हमारे मेंबर्स हैं सोलर अलायंस के, जिसको भारत लीड कर रहा है। और सोलर अलायंस की जब हम बात करते हैं तो सोलर एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी है जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में अनेक ऐसे इलाके हैं, गुजरात ने इसको लीड किया, मैं राजस्थान से आता हूँ, राजस्थान ने उसको फॉलो किया। तो एक बड़ा इलाका है जिस पे हम सोलर एनर्जी का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ख़ास तौर से जो थार का इलाका है जिसको रण ऑफ कच्छ तक ही जाता है, तो यहाँ पर सोलर एनर्जी भरपूर मिलती है। अब हमने देखा कि किस तरह से लोग अपने रूफ टॉप पे भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं तो वो यहाँ पर इन्वेस्ट करना भी चाहेंगे, क्योंकि ये अभी भी काफ़ी कॉस्टली इन्वेस्टमेंट है जिस पर सरकार 78,000 की सब्सिडी दे रही है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगा और इसी के साथ भारत का सहयोग वो लोग लेंगे। तो ये जो समिट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड की भेंट चढ़ गया था, तीसरा समिट, 2 समिट हमने देखा पहले दिल्ली में हुए, लेकिन इस बार गुजरात में ये जो चौथी समिट हो रही है इसका पूरा फोकस यही है कि पूरी दुनिया को बताया जाए कि भारत जो है, गुजरात किस तरह से नए भारत की तस्वीर पेश कर रहा है सोलर एनर्जी के क्षेत्र में। और रिन्यूएबल एनर्जी में हम जब बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में हम भारत जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन में हमने महारत हासिल की है। तो क्लीन और ग्रीन एनर्जी जो है वो हमारा फोकस है और इसीलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा देश हमसे जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, ताकि न सिर्फ गुजरात की इकॉनमी पर इसका असर पड़े बल्कि देश की इकॉनमी पर भी ये असर साफ दिखाई दे। और जब हम इस तरह के अलायंसेस करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है वो भी मजबूत होती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मित्र बनते हैं। और भारत पहले ही कह चुका है कि वो ग्लोबल साउथ को लीड कर रहा है। ग्लोबल साउथ जो विकासशील देश हैं उनका इशू जो है वो विकसित देशों के सामने रखता है। और हमने देखा G20 के दौरान किस तरह से जब दिल्ली में हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूती से विकासशील देशों के मुद्दे विकसित देशों के सामने रखे। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए।
तो जिस तरीके से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में इस समिट में शामिल होते हुए भी नजर आएंगे और इस समिट से आगे आने वाले समय में भारत को कई नजरिए से सीधे तौर पर फायदा पहुंचने की उम्मीद नजर आ रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम कुछ बोलो ना। इधर आओ। क्या बात है? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10 और न्यूज़ एट 10 में बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर, जहां रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO सतीश कुमार ने गुजरात में वंदे भारत मेट्रो के शुरू हो रहे परिचालन और स्लीपर वंदे भारत के आने वाले दिनों में शुरू होने की संभावनाओं पर DD न्यूज़ के साथ विशेष बातचीत की है। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि वंदे भारत मेट्रो एक ऐतिहासिक पहल है और हम कुछ ही महीने में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का भी परिचालन शुरू कर पाएंगे। हमारे सहयोगी राजेश राज ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO सतीश कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, वो आपको सुनाते हैं। सर, वंदे भारत मेट्रो की शुरुआत हो रही है अहमदाबाद में, उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा। वंदे भारत मेट्रो जो है वो जो फास्ट स्पीड ट्रेन है जो कि मेट्रो में विभिन्न स्टेशनों को कनेक्ट कर सकती है और इसका एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन इज वेरी फास्ट. As all of you know that a train has it is sought by everyone. So if you give stoppages at all, so how you can compensate for it? यदि वो जल्दी रुकेगी, जल्दी acceleration deceleration fast होगा तो हम उसको भरपाई को पूरी कर सकते हैं. इसीलिए इसी कड़ी में जो वंदे भारत प्लेटफॉर्म पे ही वंदे मेट्रो को बनाया गया. इसको प्लेटफॉर्म ऑफ मेट्रो इज वंदे भारत ओनली. ऑन दैट प्लेटफॉर्म हमारी जो भारतीय रेल की जो ये यूनिक भी है जी, अपने आप में पूरी यूनिक है. अब इसके अलावा ये यात्रियों को बहुत सुविधा के लिए रहेगी और जैसा कल माननीय प्रधानमंत्री जी का वंदे मेट्रो का भी शुभारंभ किया जाएगा तो देश के लिए बहुत गौरव की बात होगी. उसका सर रूट क्या है, कहाँ से कहाँ तक परिचालन? अभी वो आपको बताएंगे. जानकारी विस्तृत बाद में दी जाएगी. और सर, वंदे भारत जो स्लीपर ट्रेन चलाने की बात की जा रही है, उसका परिचालन जो है वो कितनी तेजी से जल्द शुरू? ऐसा है कि वो पहला रेक ये बन चुका है, अभी उसकी टेस्टिंग होनी है. तो टेस्टिंग में काफ़ी प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो करीबन 2 से 3 माह उसके टेस्टिंग में लगेगा. उसके बाद जो यह हम राष्ट्र को समर्पित की जाएगी. उसके बाद उसी कड़ी में ये करीबन 9 गाड़ियां और बनाई जाएंगी और उसके बाद फिर सीरीज प्रोडक्शन की भी भारतीय रेल द्वारा प्लानिंग है. इसको जल्दी पूरा किया जाएगा और ये बेसिकली बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट है वंदे भारत स्लीपर, बिकॉज अभी तक केवल चेयर कार ही लोग बाग मानते थे हमारे यात्रीगण, और अब हमेशा वो वंदे भारत स्लीपर की भी डिमांड करेंगे, ऐसी मेरी पूर्णतः आशा है. बहुत शुक्रिया रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO सतीश कुमार, जिनका साफ तौर पर यह मानना है कि वंदे भारत जो ट्रेन है, वंदे भारत ट्रेन के बाद वंदे भारत मेट्रो की शुरुआत गुजरात से हो रही है और उसके बाद वंदे भारत स्लीपर जो ट्रेन है, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का भी बहुत जल्द परिचालन शुरू किया जाएगा. कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ टाटा नगर जमशेदपुर से मैं राजेश राज, DD न्यूज के लिए. और वहीं टाटा पटना नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में कई सारी सुविधाएं हैं जिससे यात्री भी देख करके काफी खुश हैं. DD न्यूज के संवाददाता राजेश राज ने टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस में महिला मुसाफिरों से एक्सक्लूसिव बातचीत की है. महिला मुसाफिरों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं. यह ट्रेन टाटा नगर से चलकर चांडिल, मुरी और उसके बाद बोकारो, फिर गोमो और पारसनाथ कोडरमा होते हुए गया
और फिर गया के बाद पटना तक की यात्रा करेगी और पटना से यह ट्रेन उसी तरह फिर टाटानगर तक आएगी और इस ट्रेन का परिचालन रोज होगा। बहुत सारी महिलाएं देखिए इस ट्रेन में सफर कर रही हैं, हम उनसे आपको बात कराते हैं। ये जो ट्रेन है एकदम लग्जरियस ट्रेन, लोगों को मुसाफिरों को एक जगह से दूसरे जगह तो पहुंचाएगा ही, बोधगया जाने के लिए, पारसनाथ जाने के लिए या गया पहुंचने के लिए जो धार्मिक पर्यटन है उसमें भी बढ़ावा देगा। हाँ तो लेकिन वो ट्रेन अलग है, नॉर्मल ट्रेन अलग है, बट ये लग्जरी ट्रेन है ना एकदम। मैंने ट्रेन में गाड़ी में है करके हम लोग पता नहीं चल रहा, घर में है जैसे ही लग रहा है वैसा। कहाँ तक जाएंगी, कहाँ तक? बोकारो तक जाएंगे। क्या लगता है कि इस तरह की जो ट्रेन है इसकी और भी जरूरत है? हाँ जरूरत है, मतलब अलग अलग रूट से जरूरत है। अभी इन लोग साउथ से हैं तो इनको भी लगेगा कि थोड़ा साउथ का, थोड़ा बेंगलुरु तक भी एक वंदे भारत होना चाहिए। जमशेदपुर से काफी जरूरत है उसका। तो आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि देखिए कोई भी चीज, जो ही भी ट्रेन अगर शॉर्ट टाइम में और हम लोग का टाइम सेविंग कर रहा है तो ऐसे करके और भी ट्रेन होने चाहिए। कोशिश है कि तमाम शहरों को वंदे भारत ट्रेन से जोड़ा जाए ताकि सेमी हाई स्पीड ट्रेन के जरिए हिंदुस्तान एक नई प्रगति की इबारत लिखे। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में भारतीय रेल किस तरीके से नई जगहों को जोड़ पाती है, यह देखने वाली बात होगी। बहरहाल वंदे भारत ट्रेन हिंदुस्तान में एक नई क्रांति के रूप में देखी जा रही है। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। तो बिल्कुल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इस वक्त एक नई क्रांति के रूप में देखी ही जा रही, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो देश में 110 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन जो है वो इस वक्त संचालित है और लगातार इसकी संख्या भी बढ़ाई जा रही है ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा मिल सके। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ 10 में बढ़ेंगे आगे और रुक करते हैं अगली खबर का, जहां नेता विपक्ष राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे से पूर्व इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के इंटरव्यू के दौरान एक भारतीय पत्रकार के साथ हुई बदसलूकी और मारपीट के मामले में अब सैम पित्रोदा ने उक्त पत्रकार से माफी मांगी है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे से ठीक पहले इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार रोहित शर्मा से बदसलूकी की गई थी और वो उस समय सैम पित्रोदा का इंटरव्यू ले रहे थे। उन्होंने दावा किया था कि बांग्लादेश से जुड़ा सवाल पूछने के बाद उन पर राहुल गांधी की टीम से हमला किया गया और फुटेज को जबरदस्ती डिलीट भी करवाया गया था। अब पत्रकार ने कहा कि सैम पित्रोदा ने उन्हें फोन करके व्यक्तिगत रूप से माफी मांगी है। रोहित शर्मा अमेरिका में लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। रोहित शर्मा ने बताया था कि जब राहुल गांधी अमेरिका पहुंचने वाले थे तब उन्होंने सैम पित्रोदा का इंटरव्यू लिया था, जिसमें उन्होंने आखिरी सवाल पूछ लिया कि राहुल गांधी अमेरिकी सांसदों से मिलने के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा का मामला उठाएंगे। और इस सवाल पर वहां मौजूद कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ता भड़क गए थे और उनका मोबाइल फोन छीन लिया गया था, साथ ही इंटरव्यू भी डिलीट कर दिया गया। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता कुमार आलोक इस वक्त जुड़ रहे हैं। कुमार आलोक, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में? सैम पित्रोदा, ये जो पूरा मामला सामने आया कहीं ना कहीं, लेकिन अब इस मामले पे उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो फोन करके पत्रकार से माफी मांग चुके हैं।
देखिए, पूरा मामला अगर देखा जाए कि जिस तरीके से रोहित शर्मा जो एक निजी चैनल के पत्रकार है जो अमेरिका में काफी सालों से वो फॉरेन कवर करते हैं, और जिस तरीके से जब डलास, अमेरिका के डलास शहर में जब राहुल गांधी की जो मीटिंग थी, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां अब खबर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका में रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर से हमले का प्रयास किया गया है। फ्लोरिडा के पास बीच स्थित गोल्फ कोर्स के बाहर रविवार को गोलीबारी की घटना हुई है। हालांकि गोलीबारी के बाद ट्रंप ने जानकारी दी कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मामले में सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध को भी हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी टीम को ट्रंप की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में भी ट्रंप की हत्या का प्रयास किया गया था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। डोनाल्ड ट्रंप के हमले में सुरक्षित बचने पर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने भी खुशी जताई है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए कमला हैरिस ने लिखा कि मुझे खुशी है कि वो सुरक्षित हैं। अमेरिका में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। इसके साथ ही रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस ने कहा कि ट्रंप के ठीक रहने की कामना करता हूं। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता अक्षय डोंगरे इस वक्त जुड़ रहे हैं। अक्षय, अगर देखा जाए तो वहां पर इस वक्त चुनावों का माहौल है और ऐसे में 2 बार कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किया गया, जिसमें पहले हमले की अगर हम बात करें तो वो गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे, लेकिन अभी फिलहाल दूसरे हमले की जब हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने खुद ही इस बात की पुष्टि की है कि वो सुरक्षित हैं। हालांकि जो संदिग्ध है उसे भी हिरासत में लिया गया है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। रायन वेस्ली रूथ ये 58 साल के व्यक्ति है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जब अपने फ्लोरिडा स्थित गोल्फ कोर्स में वहाँ गए थे कुछ आराम करने के लिए, गोल्फ खेलने के लिए, तो वहाँ पर सीक्रेट सर्विस तैनात थी। और इसके बावजूद देखा गया कि किस तरह से एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उनकी हत्या की साजिश एक बार फिर से रची जा रही थी। और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो व्यक्ति बंदूक लेकर AK-47 टाइप की राइफल लेकर, जिसके ऊपर एक स्कोप लगा हुआ था, यानी कि दूर से देखने की बाइनोक्यूलर टाइप का एक एडिशन होता है जो राइफल्स में लगाया जाता है। अक्सर ये मिलिट्री द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। और एक GoPro कैमरा भी बरामद हुआ है। और ये चीज़ दर्शाता है कि न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने की साजिश थी, बल्कि ये एक आतंकवादी गतिविधि भी हो सकती है, क्योंकि इस पूरी घटना को, इस पूरी गतिविधि को ये रायन वेस्ली रूथ जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, वो उसको वीडियोग्राफ तक करना चाह रहे थे। झाड़ियों के अंदर छुपे हुए सीक्रेट सर्विस को दिखे थे रायन वेस्ली रूथ, और उसके बाद सीक्रेट सर्विस ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके बाद रायन वेस्ली रूथ ने दोबारा फायर बैक किया और वहाँ से भाग निकले, एक गाड़ी में बैठे और वहाँ से फरार हो गए। लेकिन ये तो वहाँ के लोगों, चश्मदीदों की मदद की वजह से ही जो सीक्रेट सर्विस है वो उन्हें गिरफ्तार कर पाई है। और अब इस वक्त जांच जारी है। देखिए, आपने ठीक कहा, वहाँ राजनीति काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। महज कुछ महीनों में राष्ट्रपति के चुनाव है, और ऐसे में एक राष्ट्रपति उम्मीदवार के ऊपर 2 बार असैसिनेशन अटेम्प्ट होना ना सिर्फ चिंता का विषय, बल्कि अमेरिका जैसे देश जहाँ पर चाहे वो FBI हो या फिर अन्य तरह की एजेंसी जैसे कि CIA, वहाँ पर होमलैंड सिक्योरिटी भी है, उसके अलावा वहाँ पर लोकल पुलिस है, सीक्रेट सर्विस है। इसके बावजूद अगर इस तरह के हमले वहाँ बढ़ रहे हैं तो न सिर्फ वहाँ के राजनीतिक जो माहौल है उसमें दखल देने की बड़ी तरह से कोशिश हो रही है, बल्कि वहाँ उसकी अमेरिका की खुद की सुरक्षा को लेकर भी बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं कि जब एक पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ही वहाँ सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर जानलेवा हमलों की बार बार कोशिश की जा रही है, तो अन्य लोग कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। बिल्कुल, अगर इसको देखा जाए तो क्या अब आगे आने वाले समय में या फिलहाल अभी उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्योंकि कमला हैरिस भी कह रही है कि हिंसा की कोई जगह नहीं है? देखिए, जो सबसे टॉप लेवल की सिक्योरिटी अमेरिकी सरकार प्रोवाइड कर सकती है, दे सकती है किसी व्यक्ति को, वो रहती है एक सीक्रेट सर्विस जो राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपतियों की सुरक्षा करती है। कहा जाता है कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता ऐसे व्यक्ति के पास में जहां पर सीक्रेट सर्विस तैनात हो। ये काफ़ी हाई लेवल की सिक्योरिटी सर्विस होती है, जिसको स्पेशली डेजिग्नेट किया गया है राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपतियों की सुरक्षा करने के लिए। जिस तरह से हमने देखा है कि अमेरिका की अगर आप इतिहास को देखें तो चाहे वो अब्राहम
अब्राहम लिंकन हो, जॉन एफ कैनेडी हो, कई सारे ऐसे राष्ट्रपति रहे जिनकी हत्या राष्ट्रपति रहते ही कर दी गई थी और इसके बाद में सीक्रेट सर्विस तैनात की गई थी, उसका गठन किया गया था ताकि राष्ट्रपतियों की सुरक्षा की जा सके। लेकिन उसके बावजूद अगर 2 महीनों के भीतर 2 बार एक पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर अगर हमले हो सकते हैं तो ये सीक्रेट सर्विस के काम को लेकर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि भारत में भी अगर वीआईपीज रहते हैं तो उनकी किस तरह से सिक्योरिटी रहती है, उसी प्रकार से कई गुना ज़्यादा सिक्योरिटी सीक्रेट सर्विस मुहैया कराती है एक अमेरिकी राष्ट्रपति या फिर एक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को। इसके बावजूद जिस तरह की घटनाएं गतिविधियां वहां पर हो रही है उसमें न सिर्फ एक लोन वुल्फ अटैक की तरफ इशारा हो रहा है बल्कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की तरफ भी लोग अब सवाल खड़ा कर रहे हैं, चाहे वो इलॉन मस्क हो या फिर अन्य तरह के जो वहां पर ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए लोग, वो अब अमेरिकियों की और पूर्व राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपतियों की सुरक्षा को लेकर भी बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। क्या अभी तक जो बाइडेन की तरफ से किसी प्रकार का कोई बयान सामने आया इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए, अभी इस वक्त उनकी तरफ से अमेरिकी सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि पूरी तरह से इस मामले की जांच की जाएगी। जो पिछली बार भी कहा गया था, जो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो संदिग्ध है, उनको लेकर ये जांच की जाएगी कि क्या कारण था इस व्यक्ति के इस पूरे की पूरे मंशा के पीछे। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, संदिग्ध को, तो न सिर्फ इस व्यक्ति ने पहले भी सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स, खासतौर पर अगर रशिया और यूक्रेन की बात की तो वहां जाने की इच्छा जताई थी, बल्कि कई बार सोशल मीडिया पर यह व्यक्ति ऐसी हिंसक बातें लिखता आ रहा था। लेकिन इसके बावजूद कोई अमेरिकी जो अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक बार उन्होंने ट्विटर पे ये लिखा था कि सिविलियंस को, यानी कि जो आम लोग हैं, उनको हथियार उठाकर जो आज के ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है उनकी दिशा तय करनी चाहिए। सिग्नल पर उनके मैसेजेस थे और इस तरह के मैसेजेस उनके अब खंगाले जा रहे हैं कि कौन है ये व्यक्ति जिसने डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने की साजिश की, उसको वीडियोग्राफ करने की साजिश की, और क्या इसके पीछे कोई और लोग भी शामिल है। तो ये सारी चीज़ें जाँच का विषय है, जाँच हो रही है, उच्च स्तरीय जाँच हो रही है। लेकिन 2 महीने के अंदर 2 बार किसी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के ऊपर हमला अब छोटी बात नहीं रह गई है और अब राष्ट्रपति और उनके पूर्व राष्ट्रपति या फिर उम्मीदवारों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता पूरे अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अब उभर कर आ रही है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल एक संदिग्ध को इसमें हिरासत में लिया गया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। ताज़ा अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इसी के साथ न्यूज़ 10 में अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर और इसी बीच सीधा रुख करते हैं इस वक्त गुजरात का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक्सपो का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें वहां पर री इन्वेस्ट 2024 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और एक्सपो का उद्घाटन करने के बाद में वहां जो एग्जीबिशन लगी है वो प्रधानमंत्री देख रहे हैं और इस एग्जीबिशन के जरिए सीधे तौर पर आगे भविष्य में किस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ रहा है उसको लेकर ये प्रदर्शनी लगाई गई है। तो गांधीनगर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं। इस एक्सपो का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया फीता काट के और सीधे तौर पर देखा जाए तो री इन्वेस्ट समिट 2024 ये चौथी समिट है। इससे पहले जो 3 समिट हुए, 2 समिट दिल्ली में आयोजित की गई थी और तीसरी समिट को कोरोना काल की वजह से आयोजित नहीं हो पाई थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो समिट आयोजित की गई थी। तो गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित सम्मेलन में नवीकरणीय ऊर्जा निर्माण और उपयोग में भारत की प्रगति पर चर्चा होगी। फिलहाल ये एक्सपो का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। 3 दिवसीय ये सम्मेलन है जिसमें दुनिया भर के जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही राज्य स्तर पर भी कई लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। सीधे तौर पर देखें तो इसमें सीईओ गोलमेज सम्मेलन और अभिनव वित्त पोषण, ग्रीन हाइड्रोजन और भविष्य के तमाम जो ऊर्जा समाधानों पर विशेष चर्चा का ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। साथ ही इस कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और नॉर्वे जो तमाम भागीदार देश हैं वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस बार गुजरात राज्य जो है वो इस पूरे कार्यक्रम की मेज़बानी कर रहा है और इसके साथ ही आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और साथ ही उत्तर प्रदेश जो है वो भागीदार राज्यों के रूप में इसमें हिस्सा ले रहे हैं।
तो इस शिखर सम्मेलन में भारत की 200 गीगावाट से ज्यादा स्थापित गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता की उल्लेखनीय उपलब्धि में महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। साथ ही इसमें एक प्रदर्शनी जिसमें प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंचे हुए हैं, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, उनके स्टार्टअप्स हैं और जो प्रमुख उद्योग कंपनियों के जो अत्याधुनिक नवाचार हैं उनको दिखाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री यहाँ पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। गांधीनगर में ये प्रदर्शनी लगाई गई है, जहाँ पर तमाम जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, उनके स्टार्टअप्स हैं, उनको दिखाया गया है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री री इन्वेस्ट समिट 2024 का भी उद्घाटन करेंगे। फिलहाल इस प्रदर्शनी में पहुंचे हुए हैं। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारी सहयोगी मेघना इस वक्त जुड़ गई हैं। मेघना, प्रधानमंत्री इस वक्त इस प्रदर्शनी में पहुंच चुके हैं और इस प्रदर्शनी में जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, स्टार्टअप्स हैं और जो प्रमुख उद्योग कंपनियां हैं, वो अपने जो नवाचार है उनको प्रदर्शित यहाँ पर किया गया है, जो प्रधानमंत्री इस वक्त देख रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये अगर हम देखें तो री इन्वेस्ट 2024 इसमें हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, इनोवेशन की और किस तरीके से रिन्यूएबल्स के क्षेत्र को और ज्यादा सक्षम बनाया जाए, उसके साथ ही इन्वेस्टमेंट से कैसे अट्रैक्ट किया जाए। जी, यहाँ पर री इन्वेस्ट के पूरे कार्यक्रम में जो 3 दिन तक चलने वाला है, पूरे कार्यक्रम में ये दिख रहा है कि स्पीकर जाने वाले हैं, डेलीगेट्स आने वाले। चलिए ठीक है मेघना, आपके पास में वापस आएंगे और लगातार हम तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इस प्रदर्शनी में को देखते हुए नजर आ रहे हैं और जहां पर जो कंपनियां आई हैं वो इस वक्त अपने अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, भविष्य में किस तरीके से फ़ायदा मिल सकता है, रोज़गार को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, जो तमाम स्टार्टअप्स हैं और जो अत्याधुनिक नवाचार हैं, उनको यहाँ पर दिखाया गया है और तमाम कंपनियाँ इस प्रदर्शनी में शामिल होती हुई भी नजर आ रही हैं। तो प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और अब से कुछ देर बाद में री इन्वेस्ट समिट 2024 का उद्घाटन करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। इस री इन्वेस्ट समिट 2024 की अगर हम बात करें तो गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में ये आयोजित की जा रही है। 3 दिवसीय ये सम्मेलन है और इस सम्मेलन में दुनिया भर के कई देश भी हिस्सा ले रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं भविष्य में सीधे तौर पर भारत को फ़ायदा होगा, ऊर्जा के क्षेत्र में भी फ़ायदा होगा, स्टार्टअप्स के तौर पर अगर हम देखें तो फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो उपस्थित लोग जो है वो मुख्यमंत्री स्तरीय बैठक होगी, सीईओ गोलमेज सम्मेलन और अभिनव वित्त पोषण, ग्रीन हाइड्रोजन और भविष्य के ऊर्जा समाधानों पर भी विशेष चर्चा इस पूरा 3 दिन का जो सम्मेलन है इसमें की जाएगी। अगर हम जो तमाम भारत के अलावा जो तमाम देश हैं जो इसमें शामिल हो रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो इसमें जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और नॉर्वे, ये तमाम जो देश हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम राज्यों की बात करें जो मुख्य तौर पर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, उसमें गुजरात तो मेजबान राज्य है ही, लेकिन गुजरात के अलावा आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश जो है वो इस वक्त इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और भागीदार राज्यों के रूप में इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और जो प्रदर्शनी है उसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की जो तमाम कंपनियां हैं, स्टार्टअप्स हैं और प्रमुख उद्योग कंपनियों के अत्याधुनिक नवाचारों को इसमें प्रदर्शित किया गया है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में री इन्वेस्ट समिट 2024 का उद्घाटन करेंगे। चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन रहेगा जिसमें प्रधानमंत्री आज उद्घाटन करेंगे इसका। इस सम्मेलन में दुनिया भर के कई सारे प्रतिनिधि जो हैं वो हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गुजरात के दौरे पर हैं और इस दौरान इस प्रदर्शनी को देखते हुए नजर आ रहे हैं। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और ये तस्वीरें वहां की आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज गुजरात को 8,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात भी प्रधानमंत्री देते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा कई क्षेत्रों से जुड़ी हुई जो परियोजनाएं हैं उनका भी प्रधानमंत्री आज उद्घाटन करेंगे, जिसमें खास तौर पर देखा जाए तो भारत को आज, पूरे देश को आज एक नई
वंदे मेट्रो रेल की सौगात आज मिलने जा रही है। तो ये सौगात भी प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाएगी। इसके साथ ही मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री आज करेंगे। खंडेक मेट्रो स्टेशन से गिफ्ट सिटी मेट्रो स्टेशन तक की सवारी भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। तो आज का गुजरात दौरा अपने आप में काफ़ी अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये गुजरात दौरा, कल देर शाम ही प्रधानमंत्री गुजरात पहुंच चुके थे और आज एक्सपो में शामिल होंगे, साथ ही उद्घाटन करते हुए इस कार्यक्रम का नजर आएंगे प्रधानमंत्री। फिलहाल जो प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई है फीता काट के, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। और जो तमाम कंपनियां वहां पर पहुंची हैं, जो अपने अपने स्टार्टअप्स दिखा रही हैं, भविष्य में किस तरीके से कंपनियां आगे बढ़ेंगी और रोजगार के क्षेत्र में किस तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, उन तमाम चीज़ों को लेकर के एग्जीबिशन, ये प्रदर्शनी लगाई गई है, जहाँ से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जो ये सम्मेलन है, उस सम्मेलन में दुनिया भर के कई प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। 3 दिनों का ये सम्मेलन है, जिसमें भारत के तमाम राज्य ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, ये तमाम देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो विकास की रफ्तार है भारत के अंदर वो और तेज़ होती हुई नजर आएगी। ये जो प्रदर्शनी है री इन्वेस्ट समिट की अगर हम बात करें तो चौथा ये समिट है और इससे पहले 2 बार दिल्ली में इसका आयोजन किया गया और तीसरी बार वर्चुअली इसका आयोजन किया गया था कोरोना काल की वजह से, और चौथी बार ये इसका आयोजन हो रहा है। लेकिन खास बात यह है कि पहली बार ऐसा है जब दिल्ली से अलग यानी कि गुजरात में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो गुजरात में ये सम्मेलन इस वक्त हो रहा है और 3 दिनों का ये सम्मेलन रहेगा, जिसमें भारत की जो प्रगति है, जो भारत लगातार प्रगति कर रहा है, क्योंकि पूरा विश्व की जो निगाहें हैं वो इस वक्त भारत पर है। जिस तेज़ गति की रफ्तार के साथ भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा संकल्प भी है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना, और इस विकसित राष्ट्र को बनाने के लिए हर क्षेत्र का अपना अहम योगदान है। सभी क्षेत्रों की तरफ से योगदान होगा तभी हम अपने इस संकल्प को पूरा कर पाएंगे, और इसीलिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर अपनी नज़र भी बनाए हुए हैं। और आज री इन्वेस्ट समिट 2024 का उद्घाटन भी आपसे कुछ ही देर में प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल जो ये प्रदर्शनी है उसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की जो तमाम कंपनियां हैं, स्टार्टअप्स हैं और जो प्रमुख उद्योग कंपनियां हैं, उनके अत्याधुनिक नवाचारों को प्रदर्शित इस वक्त किया गया है कि वो किस तरीके से काम कर रही हैं, युवाओं को किस तरीके से रोजगार इसमें दिया जा रहा है और किस तरीके से भारत और आगे लगातार प्रगति कर रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर ये प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका फीता काटकर उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तमाम कंपनियां इसमें शामिल हैं। और साथ ही अगर इस री इन्वेस्ट समिट 2024 की अगर हम बात करें तो 3 दिवसीय ये सम्मेलन है, जिसमें दुनिया भर के कई प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री स्तरीय बैठक होगी, सीईओ गोलमेज सम्मेलन और अभिनव वित्त पोषण, साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन और भविष्य के ऊर्जा समाधानों पर भी विशेष चर्चा सहित एक व्यापक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। और जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और नॉर्वे जो हैं वो भागीदार देश के रूप में इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो खास बात यह है कि भारत जो है लगातार प्रगति कर रहा है, विकास की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है, और ऐसे में पूरे विश्व की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं, क्योंकि भारत की प्रगति पर हर किसी की नज़र है। 2047 का जो संकल्प है हमारा विकसित राष्ट्र बनना, उसमें किस तरीके से योगदान दिया जा सकता है और जो तमाम जो कंपनियां हैं वो किस तरीके से योगदान दे रही हैं, उसको लेकर ये प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही आज प्रधानमंत्री कई सारी विकास परियोजनाओं की सौगात जो है वो भी गुजरात को आज देते हुए नजर आएंगे। तो जो तमाम कंपनियां हैं वो इस वक्त वहां पर शामिल हैं प्रदर्शनी में, और उनकी कंपनी किस तरीके से आगे बढ़ रही है, किस तरीके से युवाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, रोजगार के क्षेत्र में किस तरीके से काम किया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर ये प्रदर्शनी लगाई गई है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया है और उस दौरान की ये तस्वीर, तमाम जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री रीइन्वेस्ट समिट 2024 का उद्घाटन करते हुए भी नजर आएंगे। 16 से 18 सितंबर 2024 तक ये समिट चलेगा। 3 दिनों का ये समिट है जिसमें कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 40 से ज़्यादा सेशन आयोजित किए जाएंगे।